जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन्स बनते हैं इम्पोर्टेंट, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो आयरन एंड फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशंस होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस होते हैं, कैल्शियम होता है, कितना-कितना कैल्शियम कितनी-कितनी प्रेगनेंसी में देना चाहिए, कौन-कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर हमें कौन-कौन से टेस्ट के लिए करवाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पहले ही फर्स्ट विजिट में जो महिला आती है, प्रेग्नेंट वुमन आती है, उस टाइम पे हमें कौन-कौन से टेस्ट हमें उसके साथ करवाने चाहिए, उन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज। ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए जो मोटिवेशन लाइन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। समय और मेहनत समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। समय और मेहनत का सही इस्तेमाल करना ही देखो, एक विद्यार्थी के जीवन में, एक स्टूडेंट के जीवन में समय और मेहनत दोनों ही वर्ड जो हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। जो अभी आपका समय चल रहा है और जो आप मेहनत कर रहे हो लगातार, उसी चीज़ में आप बरकरार रहोगे, तो हमेशा आपको सफलता देखने को मिल सकती है। आपको क्या मिल सकती है बच्चों? किसी भी काम को लगातार करने से आपको उसमें माहिरता देखने को मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती है बच्चों? कि सर बिल्कुल मिलती है। तो हमेशा आपको लगातार रहना है, कंटिन्यूटी में रहना है, पढ़ते रहना है, कभी भी ब्रेक नहीं करना है, अपने मनोबल को कम नहीं करना है। जिस दिन आपका मनोबल कम हो गया, उसी दिन ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन बहुत दूर चला जाएगा। आपको हताश नहीं होना है, एक में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरे में तो 100% होगा। आपकी कमियों को अपनी कमियों को अपने क्वेश्चन आंसर करने के तरीके को वो चेंज करना होगा, अपनी कमियों को ढूँढना होगा, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी क्लास के अंदर क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं? कल की क्लास में हमने बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी बच्चों कि जब फर्स्ट विज़िट में आती हैं, एंटीनेटल विज़िट के अंदर आती है महिला, तो उसके अंदर हम कौन-कौन सी चीज़ें करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे कि जब महिला आती है तो हमें कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करने चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहली, इन्वेस्टिगेशन डन इन्वेस्टिगेशन डन इन ए फर्स्ट विज़िट ऑफ एंटीनेटल विज़िट। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बार-बार पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन आपको गलत चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, गलत चीज़ें नहीं समझनी हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से। ओबीसी जो होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? आपको यहाँ से अच्छा पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है और अच्छी-अच्छी चीज़ों को याद रखना है। आगे बात समझ में? जितनी भी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होती हैं। मैं आपको यहाँ पे फालतू की चीज़ें, फालतू की रामायण, डेफिनिशंस वगैरह कुछ नहीं लिखाता हूँ। इसीलिए क्योंकि आपके पास जो नोट्स बनने वो सफिशिएंट बने और छोटे बने, ताकि उनको बार-बार आपका पढ़ने का मन करे और क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं के अंदर से आते हैं। रामायण लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रामायण हम पढ़ चुके हैं, हमें टीचर नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है। आगे बात समझ में? हमें टीचर नहीं बनना, हमें क्या करना है? हमें सिलेक्शन लेना है, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। आगे बात समझ में? तो हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहता है इन्वेस्टिगेशन डन इन द फर्स्ट विज़िट जब भी महिला हमारे पास आती है एंटीनेटल विज़िट में, तो हमने बताया था पिछली क्लास के अंदर कि हम उसका पल्स रेट देखते हैं, बीपी देखते हैं, हाइट वेट को देखते हैं। बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। उसके साथ-साथ हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो भी हमें करवाने होते हैं। सबसे पहला कौन-सा इन्वेस्टिगेशन होता है? सबसे पहला जो होता है बेटा, वो हम लिखेंगे कि सर हीमोग्लोबिन को देखना होता है और हेमाटोक्रिट लेवल को भी देखना होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लेवल को चेक करना होता है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर महिला का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना होना चाहिए कि मोर देन 11 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन 11 ग्राम पर डीएल होना चाहिए इन प्रेगनेंसी। इतने से ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, इफ़ हीमोग्लोबिन कितना है, अगर महिला का कितना है बच्चों 11 ग्राम पर डीएल से कम है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया इन प्रेगनेंसी।
क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीएचओ के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है कि क्वेश्चन कहता है कि अगर 11 ग्राम पर डीएल से किसी महिला का प्रेग्नेंट महिला का हीमोग्लोबिन कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनीमिक बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। आगे बात समझ में, चलिए एक लाइन लिखेंगे कि एनीमिया इज मोस्ट कॉमन indirect cause of मैटरनल मोर्टिलिटी। मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब समझते हो? मैटरनल का मतलब होता है मदर, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। तो मैटिलिटी इज कॉल्ड डेथ रेट कि भैया ये मदर की डेथ के लिए इनडायरेक्ट कॉज माना जाता है। जब क्या होता है कि अगर किसी महिला का 11 से कम है, अगर किसी महिला का 11 से कम है हीमोग्लोबिन, तो उसको सलाह दी जाती है कि आपको ग्रीन सैलेड खाना है, आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सके। अगर वो डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करती है तो हमें क्या करना होता है? जब प्रेगनेंसी होती है ना बच्चों, तो उसके ड्यूरिंग बहुत सारा ब्लड लॉस देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 11 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 11 से कम होता है तो उसको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं और मैटरनल मोर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। आगे बात समझ में, चलिए और क्या कर सकते हैं कि सब हम क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवा सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अब ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होते हैं वो कौन सा होता है? 2 आवर्स OGTT टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? 2 आवर्स OGTT टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसमें क्या करते हैं। देखो पहले तो आपको OGTT की फुल फॉर्म समझनी है। ओ फॉर ओरल ग्लूकोज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसको आपकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए कि ओजीटीटी का मतलब क्या है। तो आपको बता देना है कि सर ओजीटीटी की फुल फॉर्म होती है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसके अंदर हमें क्या करते हैं बंजा, इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, एक महिला होती है और जो प्रेग्नेंट महिला है उसको हम क्या करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिला दिया जाता है। 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिला पिला दिया जाता है और उसको 2 घंटे के लिए वेट करवाने के लिए बोलते हैं कि आपको 2 घंटे तक वेट करना है। फिर उसका क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। उसके ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। अगर उसकी वैल्यू 140 या 140 से ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उससे ज़्यादा आती है 200 से ज़्यादा आती है तो उसको कंडीशन क्या कहते हैं? उन सब के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर 2 आवर OGTT टेस्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि 2 घंटे बता रहा है आगे, तो 2 घंटे तक इसको वेट करवाया जाता है। 2 घंटे के बाद हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे इसके अंदर कि सर ओरल ग्लूकोज टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, तो गिव 75 ग्राम ग्लूकोज टू द प्रेग्नेंट वुमेन। आपने क्या किया कि 75 ग्राम किसी प्रेग्नेंट वुमेन को आपने क्या किया, ग्लूकोज पिला दिया। एंड क्या किया उसको, वेट फॉर, आपने क्या करवाया, उसको वेट करवाया 2 आवर्स के लिए। तो वेट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद क्या किया, चेक ग्लूकोज लेवल आफ्टर 2 आवर्स। आपने क्या किया, फिर उसने क्या किया कि आपने उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 2 घंटे के बाद चेक किया। अब ये कंडीशन वेरी करती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इफ अगर उसका ग्लूकोज लेवल 140 से ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को कहते हैं जस्टेशनल डायबिटीज। क्या कहते हैं बच्चों, जस्टेशनल डायबिटीज। क्या मेरी बात समझ में आई? उसको हमने क्या बोला कि भैया अगर 140 से ज्यादा आता है तो उसको बोल दिया हमने जस्टेशनल डायबिटीज है। जस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि प्रेगनेंसी में उसको डायबिटिक कंडीशन हो गई है। आगे बात समझ में, अगर उसका लेवल जो है 140 से कम आता है, अगर उसका लेवल 140 से कम आता है तो हम कहते हैं कि नो डायबिटिक, कि उसको कोई डायबिटीज की कंडीशन नहीं है।
कि अगर उसका लेवल जो है बच्चों वो 200 से 200 mg पर DL से कम ज़्यादा आता है, तो उसका जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं ओवर्ट डायबिटीज़। क्या मेरी बात समझ में आई? तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर फीमेल का जो लेवल है, अगर फीमेल का लेवल है, आपने आपने क्या किया कि आपके पास कोई महिला आई, आपको ओजीटीटी टेस्ट करना है, ठीक है? उसको 75 ग्राम आपने क्या पिला दिया, उसको ग्लूकोज़ पिला दिया और उसको बोल दिया कि 2 घंटे तक आप वेट करो और 2 घंटे के बाद आपने उसका क्या किया, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को चेक किया। चेक करने के बाद आपको क्या देखने को मिला, आपने उसका लेवल अगर 140 से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको क्या बोलना है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसको डायबिटीज़ हुई है। अगली बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूँ कि उसका 140 से कम देखने को मिलता है, तो उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है, ना पहले थी, ना प्रेगनेंसी में है, ठीक है? अगर उसको 200 से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको ओवर्ट डायबिटीज़ बोलते हैं। ओवर्ट डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है कि उसको पहले से ही डायबिटीज़ है और जेस्टेशनल में आके और डायबिटीज़ हो गई है और उसकी प्रेगनेंसी में आके और डायबिटीज़ हो गई है, मतलब ओवर हो गई है डायबिटीज़, उसको बोलते हैं ओवर्ट डायबिटीज़। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। एचआईवी हम टेस्ट करवा सकते हैं। एचआईवी टेस्ट हम बोथ दोनों का करवाते हैं बच्चों, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर दोनों का ही कंपलसरी होता है टेस्ट आजकल, ठीक है? एचआईवी टेस्ट ज़रूरी होता है। मैं बाप से बात करूँ कि यूरिन रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं या माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली मैं आपसे बात करूँ कि भैया शुगर की जाँच करवानी है, प्रोटीन की जाँच करवानी है कि आपकी हम कह सकते हैं कि आरबीसी की जाँच करवानी है कि आपको कोई ग्लूकोसूरिया तो नहीं है। क्या होता है ग्लूकोज के यूरिन के अंदर ग्लूकोज का होना क्या कहलाता है, ग्लूकोसूरिया कहलाता है। और अगर प्रोटीन का होना तो क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। प्रोटीन यूरिया कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आरबीसी या ब्लड होता है यूरिन के अंदर तो उसको बोलते हैं बच्चों हेमेचूरिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हेमेचूरिया उसको बोला जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हो सकती हैं आपके लिए, कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं कि सर हमें यूरिन माइक्रोस्कोपी टेस्ट करवाना होता है। यूरिन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर यूरिन के अंदर कोई ब्लड तो प्रेज़ेंट नहीं है, कोई आरबीसी से प्रेज़ेंट नहीं है, कोई प्रोटीन का पार्टिकल तो प्रेज़ेंट नहीं है, कोई शुगर तो प्रेज़ेंट नहीं है। अगर इन तीनों कंडीशंस में अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव माना जाता है और शुगर को और प्रोटीन को हम डिप्स्टिक मेथड के साथ हम देख सकते हैं। डिप्स्टिक मेथड के साथ देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डिप्स्टिक मेथड क्या होता है बच्चों? डिप्स्टिक मेथड का मतलब होता है एक डब्बी होती है, एक डब्बी होती है उसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं। फीमेल को हम बोलते हैं कि इस पे यूरिन करके लाओ। जब यूरिन करेगी तो उसके क्या होता है कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर कलर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो डब्बी पे लिखा होता है। अगर ऐसा कलर आपको देखने को मिलेगा तो यूरिन का है और ऐसा आपको देखने को मिलता है तो प्रोटीन का है। ऐसा देखने को मिलता है तो आपको किसका है? ब्लड का है, शुगर का है। वो डिफरेंट टाइप के उसपे क्या होते हैं कलर्स मार्किंग होते हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर हमने यूरिन माइक्रोस्कोपी करवा ली, हमने एचआईवी टेस्ट करवा लिया और कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? और करवा सकते हैं रूटीन यूएसजी इन प्रेगनेंसी। एक रूटीन यूएसजी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। वो कौन-सी होती है उसको नाम बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी होती है इसको बोलते हैं डेटिंग स्कैन। इसको बोलते हैं बच्चों डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन क्यों बोला? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब महिला आती है तो हम इसको करते हैं इसलिए हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, ये बात अपडेट है, ये बात नई है आपके लिए। डेटिंग स्कैन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डेटिंग स्कैन क्या होती है, कब करवाते हैं? डेटिंग स्कैन कब करवाते हैं और क्या होती है? उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि डेटिंग स्कैन जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी क्यों की जाती है, डेटिंग स्कैन क्यों की जाती है, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है बच्चों, इट इज़ द बेस्ट असेसिंग। किसको असेस करने के लिए?
जस्टेशनल एज ऑफ फीटस। इसमें बच्चे के एज को देखने के लिए किया जा सकता है कि आपके बच्चे की कितनी एज हो चुकी है, कितने वीक्स हो चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को। उसको यहाँ पे देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डेटिंग स्कैन हम कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको करेक्ट करना है। ऐसे के ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी को किस नाम से जाना जाता है, डेटिंग स्कैन के नाम से जानते हैं। और जो बेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं, ये अगर डेटिंग स्कैन किसके लिए करते हैं तो आपको बताना है कि बच्चे की जेस्टेशनल एज को जानने के लिए हम क्या करते हैं, डेटिंग स्कैन को किया जाता है। और क्या कह सकते हैं भैया, सीरम टीएसएच लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। और सीरम टीएसएच लेवल का मतलब होता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और हाइपोथैलेमस से आके वो कहाँ एक्ट करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 या T4 का क्या करता है, रिलीज करवाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भैया जो थायराइड होता है, थायराइड क्यों चेक करवाते हैं? बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द। क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है फीटस के लिए। तो आपको बताना है कि सर टीएसएच लेवल जो होता है वो क्या जिम्मेदार होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। फीटस के जो बच्चा होता है उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है बच्चों, टीएसएच का लेवल बहुत जरूरी होता है फीमेल के अंदर सफिशिएंट होना। अगर वो लो होता है तो ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि इफ लो, इफ द मदर टीएसएच लेवल लो, तो क्या होता है, तो क्या होगा, फीटस भी क्या हो जाएगा, देन फीटस टीएसएच इज लो। भैया बच्चे के अंदर भी कम देखने को मिलेगा। जब बच्चे के अंदर कम देखने को मिल रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, स्लो फीटस ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि टीएसएच लेवल का क्या काम होता है मेरे प्यारे बच्चों? टीएसएच लेवल का काम होता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होना। और उसके अंदर अगर कमी होती है टीएसएच लेवल के अंदर तो मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट आपको देखने को मिल जाता है। क्या आ गई मेरी बात सुन में? चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर एंटीबॉडी फॉर रोवेला, एंटीबॉडी फॉर रोवेला इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज फॉर रोवेला इम्यूनिटी, रोवेला के लिए एंटीबॉडीज होना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला के लिए अगर एंटीबॉडी नहीं है तो लिखेंगे इट इज डन प्री कंसेप्शन, इसको प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं। प्री कंसेप्शन का मतलब होता है कि कंसेप्ट करने से पहले ही बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चा लगने से पहले ही इस इम्यूनिटी को लगाया जाता है या इस वैक्सीन को लगाया जाता है। इस क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन क्या होती है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो प्रेगनेंसी के अंदर हमें लाइव वैक्सीन को नहीं देना है। और आप ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है स्ट्रिक्टली, इसको हमें नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि लाइव वैक्सीन होती है। और लाइव वैक्सीन क्या होती हैं बच्चों, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं क्योंकि उनके अंदर लाइव बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, मदर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। मदर को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर की इम्यूनिटी होती है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है नहीं हो जाती है। तो ये क्या करते हैं हम कि रूबेला की अगर किसी फीमेल को कंसीव करना है, वो बच्चा चाहते हैं, कोई कपल है जो बच्चा चाहता है, उनके अंदर ये एंटीबॉडीज को देखा जाता है कि रूबेला की वैक्सीन आपके अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको एक टीका लगाया जाता है रूबेला का। अगर है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपसे 2 बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 2 बात करते हैं कि सर एंटीबॉडी प्रेज़ेंट है। एक एक महिला है जिसके अंदर तो एंटीबॉडी प्रेज़ेंट है, एक महिला है जिसके अंदर एंटीबॉडी
प्रेजेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक बार आपने अगर टीका लगवाया है तो लाइफ लॉन्ग काम करता है। क्या करता है? लाइफ लॉन्ग काम करता है। और क्या होता है कि आपके पास रूबेला इन्फेक्शन इम्यून टू रूबेला इन्फेक्शन मतलब कि रूबेला इन्फेक्शन के लिए आप क्या हो? इम्यून हो। आपको रूबेला इन्फेक्शन वापस से नहीं लग सकता। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है तो हमें क्या करना है? गिव रूबेला वैक्सीन। गिव रूबेला। आपको क्या करना है कि रूबेला वैक्सीन देनी है, लेकिन कब देनी है? प्री कंसेप्शन। अगर किसी महिला ने प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर कंसीव कर लिया है, तो उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का कि आपने क्या किया है यहाँ पे कि आपने अगर किसी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है तो आपने क्या किया? उसको वैक्सीन दे दी। लेकिन क्या होनी चाहिए? एंड प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मैंने शॉर्ट में लिखा है CI। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और नॉट कंसीव फॉर आफ्टर दिस। क्या मेरी बात समझ में आई? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? देखो, सबसे पहली बात, 2 महिला हैं आपके पास, वो क्या करना चाहते हैं? आपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, अपना बच्चा चाहते हैं, ठीक है? आपके पास आते हैं, तो आपको ये टेस्ट करवाना है कि उनके अंदर रूबेला की वैक्सीन्स रूबेला की इम्यूनिटी है या नहीं, एंटीबॉडीज़ प्रेज़ेंट है या नहीं। अगर किसी महिला के अंदर प्रेज़ेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोल सकते हो आप कि आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है? अगर किसी के अंदर नहीं है, तो उसको टीका देना है किसका? रूबेला वैक्सीन उसको आपको लगानी है और उनको बोलना है कि 1 महीने तक 1 महीने तक 1 मंथ आफ्टर दिस आपको 1 महीने तक कंसीव नहीं करना है। आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल नहीं करना है। 1 महीने तक आपको कंसीव नहीं करना है क्योंकि इसकी जो असर होता है वो 1 महीने तक होता है। अगर बच्चा आप उस टाइम पीरियड के अंदर या 1 महीने के अंदर आप कंसीव करते हो तो बच्चे को क्या हो सकती है? कंजेनिटल माल्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं क्योंकि एक लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन के अंदर लाइव बैक्टीरियाज़ होते हैं और जब भी लाइव बैक्टीरियाज़ अपन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज़ करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? बहुत बढ़िया। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऐसे लिखेंगे, रूबेला इज़ द लाइव वैक्सीन, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि क्या होती है भैया? कि रूबेला इज अ लाइव वैक्सीन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात कंप्लीट होती है हमारी रूबेला वैक्सीन के साथ। हमने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं बच्चों? हमने TSH लेवल देखा है। TSH लेवल हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी महिला के अंदर TSH लेवल कम है तो उसके अंदर कंजेनिटल माल फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे। अगला चैप्टर जो है, अगला हेडिंग जो है हमारी क्या होने वाली है? फॉलिक एसिड के बारे में देखते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्या कहते हैं। कि जो फॉलिक एसिड होते हैं, फॉलिक एसिड क्या काम करते हैं भैया? कि भैया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को नहीं होने देते हैं। फॉलिक एसिड्स बहुत जिम्मेदार होते हैं किस चीज के लिए? मेरी आवाज आ रही है सभी को?